हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। पिछले कुछ समय से हमें कई स्टूडेंट से फीडबैक और रिक्वेस्ट मिल रही थी कि हम करंट अफेयर्स के अलावा कुछ और सब्जेक्ट्स भी कवर करें। तो इसी रिक्वेस्ट को कंसीडर करते हुए हमने ये सोचा कि हम आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ चालू करें, और उस सीरीज़ में हमने सबसे पहले लिया है इंडियन पॉलिटी। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि हिंदुस्तान में अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम पास करना है तो आप ये याद रखिए कि इंडियन पॉलिटी आपकी अच्छी ही होनी चाहिए, तभी आप पास कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं पास कर सकते हैं। जहाँ तक इसकी क्वेश्चंस की परसेंटेज की बात करें तो इंडियन पॉलिटी का परसेंटेज, चाहे वो एनडीए का एग्ज़ाम हो चाहे वो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, वो रेंज करती है 15% एटलीस्ट। और कई बार ये भी नोट किया गया है कि इसकी परसेंटेज जो है इनके क्वेश्चंस की इंडियन पॉलिटी की, वो 30 to 40% भी चले जाती है एग्जाम्स में। और ये बात कुछ जायज़ भी है। अगर हमें हिंदुस्तान में गवर्नमेंट सर्विस करनी है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन जानना हमारा एक कर्तव्य भी बनता है, तभी हम गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। और इसी कारण से हम बाकी टॉपिक से इंडियन पॉलिटी को पहले कवर कर रहे हैं, और इंडियन पॉलिटी को हम थोड़ा डीपली कवर करेंगे, ताकि एक बार पढ़ने में टाइम तो लगे लेकिन उसके बाद हम सारे के सारे क्वेश्चन सही कर पाएँ, और हम इसमें इंटरेस्ट भी डेवलप हो पाए। इसको हम सुपरफिशियल या ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा डीप जाएंगे, ताकि हम धीरे धीरे चाहे सीखें, लेकिन सीखें तो इस तरीके से सीखें कि उसके बाद इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन हमारे से एग्जाम में कभी भी गलत ना हो पाए। और इंडियन पॉलिटी जिसकी स्ट्रांग है, वो समझ लीजिए कि उसका सिलेक्शन जो है वो काफ़ी हद तक कंफर्म होता है। इंडियन पॉलिटी जो है आपको एस्से राइटिंग में भी बहुत हेल्प करती है। साथ ही साथ जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको अपने व्यू पॉइंट्स रखने होते हैं, उसमें भी ये हेल्प करती है। अगर आप अपना व्यू पॉइंट रखते हुए कोई कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कोट कर रहे हैं, जैसे कि कोई मान लीजिए कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आपको कोई एस्से लिखना है या कोई क्वेश्चन लिखना है, या जेंडर इक्वालिटी पे क्वेश्चन लिखना है, और आप लिख रहे हैं कि भाई आर्टिकल 14 जो है राइट टू इक्वालिटी के बारे में बोलता है, और वो फंडामेंटल राइट है, ये है वो है, तो आपके जो राइटिंग होगी उसकी क्वालिटी भी बढ़ जाती है, और आपको अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं, और एग्जामिनर को पता चलता है कि इस बच्चे को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत कुछ पता है। वहीं इंटरव्यू में भी कई बार इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खास करके फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या अमेंडमेंट्स, या इमरजेंसी प्रोविजंस। तो इंडियन पॉलिटी को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वहीं आप इंटरव्यू में भी जब अपने आंसर देते हैं, अगर आप इंडियन पॉलिटी के कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स को कोट करते हैं, तो आपको ज़्यादा आपकी बात पे वजन आता है और आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो इसीलिए हम दोस्तों आपके लिए ये सीरीज़ लेके आए हैं इंडियन पॉलिटी की, जिसमें आज हम सबसे पहले और सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। जिसमें टॉपिक नंबर 1 होगा प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और नंबर 2 टॉपिक होगा बेसिक फीचर्स थ्योरी, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर जो थ्योरी जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी वो क्या है। ये बहुत लोगों को समझ नहीं आते हैं, ये इजी बेशक लगते हैं, लेकिन इसके क्वेश्चन बहुत बार हम गलत करके आते हैं, क्योंकि हम ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। इनको हम थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे, स्लो पढ़ेंगे, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप ज़रूर बताइएगा हमें, ताकि हम इसको आज इसी स्टार्ट सीरीज करते हैं प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहला ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था वर्ल्ड में जिसने प्रीएम्बल को इंक्लूड किया। उसके बाद कई कंट्रीज़ ने इंक्लूडिंग इंडिया ने भी इस प्रैक्टिस को फॉलो किया। जो प्रीएम्बल टर्म है, इसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन या प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो है ये समरी और एसेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको कंटेन करती है। N.A. पल्कीवाला, जो कि एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा था प्रीएम्बल जो है वो एज लाइक आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ऐसा कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने कहा था कि प्रीएम्बल जो है वो आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आपको वहाँ पे आंसर आराम से पता कर चल जाएगा कि वो किसने कहा था। N.A. पल्कीवाला ने कहा था।
दोस्तों प्रियम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर, जो कि ड्राफ्ट किया था और मूव किया था पंडित नेहरू ने और अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है वो ड्राफ्ट और मूव किसने किया था, तो उसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। और ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सॉरी जो प्रियम्बल है वो अमेंड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से, और उसके बाद इसमें 3 वर्ड्स ऐड कर दिए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये एक ही बार ऐसा अमेंडमेंट हुई है, वो अमेंडमेंट नंबर है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये हुई थी 1976 में। और इसने 3 वर्ड्स ऐड किए थे प्रियम्बल में, कौन कौन से थे वो, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये भी क्वेश्चन अमूमन हर नेक्स्ट ईयर रिपीट हो जाता है सिविल्स में भी और यूपीएससी के दूसरे एग्जाम्स में भी। ये आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। आइए अब हम देख लेते हैं कि आखिर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं प्रियम्बल के। तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ 4 इंग्रेडिएंट्स, या 4 इंग्रेडिएंट्स या 4 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहली चीज़ जो प्रियम्बल बताता है वो बताता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है। तो प्रियम्बल कहता है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपनी अथॉरिटी ड्राइव करता है फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, तो यानी कि अथॉरिटी कौन है, पीपल ऑफ इंडिया है। दूसरी चीज बताता है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, यानी इंडियन स्टेट का क्या नेचर है। तो प्रियम्बल कहता है जो इंडिया है वो है सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक पॉलिटी। कैसी पॉलिटी है इंडिया, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक पॉलिटी। थर्ड नंबर पे बताता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो कॉन्स्टिट्यूशन के क्या ऑब्जेक्टिव बताता है प्रियम्बल, कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। 4 ऑब्जेक्टिव हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। और फोर्थ चीज या फोर्थ कंपोनेंट जो प्रियम्बल बताता है वो बताता है डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब अडॉप्ट हुआ था ये बताता है। ये बताता है जो डेट है वो अडॉप्शन की वो है नवंबर 26, 1949। ये चारों के चारों पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन इधर उधर करके पूछा ही जाता है ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम में, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। आइए अब हम कवर करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि हमारे प्रियम्बल में इंसर्टेड हैं और जिनको जानना एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है सोवरिन। तो जो वर्ड सोवरिन है इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है ना तो डिपेंडेंसी है और ना ही डोमिनियन है किसी भी नेशन का, बल्कि इंडिया क्या है, इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। इसका मतलब ये है कि इंडिया के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है और इंडिया फ्री है अपना बिजनेस करने के लिए, अपने अफेयर्स को हैंडल करने के लिए, चाहे वो इंटरनल हो या वो एक्सटर्नल हो। और साथ ही साथ ये सोवरिन स्टेट का मतलब ये भी होता है कि इंडिया चाहे तो वो कोई भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर भी कर सकता है और साथ ही साथ अपनी टेरिटरी का कोई पार्ट जो है वो दूसरे फॉरेन स्टेट को दे भी सकता है। तो ये है सोवरिन वर्ड का मीनिंग। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड में जो कि है सोशलिस्ट। ये क्वेश्चन हाल ही में भी यूपीएससी ने पूछा था। जो इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ना कि कम्युनिस्टिक सोशलिज्म या स्टेट सोशलिज्म भी जिसे बोलते हैं। अब ये कम्युनिस्टिक सोशलिज्म क्या होता है, ये ऐसा सोशलिज्म होता है जिसमें कि सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को नेशनलाइज कर दिया जाता है, जैसे कि रशिया में है। और साथ ही साथ एबॉलिशन किया जाता है प्राइवेट प्रॉपर्टी को, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी जो है वो कोई नहीं रख सकता है। जबकि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो कि इंडिया में है, इसका मतलब ये होता है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पे कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो है वो साइड बाय साइड को एग्जिस्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है उसका एम होता है पॉवर्टी एंड करना, इग्नोरेंस एंड करना, डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को भी खत्म करना। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो इन इंडिया के बारे में एक वर्ड्स यूज़ किए थे जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछे गए, और वो वर्ड्स क्या हैं, इंडियन सोशलिज्म इज़ अ ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म लीनिंग हैवीली टुवर्ड्स गांधीनियन सोशलिज्म। तो ये आपको याद रखना चाहिए, ये किसने कहा था, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था रिगार्डिंग डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इन इंडिया।
तो इंडिया में कैसा सोशलिज्म है? इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ना कि कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। आइए अब देखते हैं थर्ड इम्पॉर्टेंट वर्ड की, जो कि प्रियम्बल में है। वो वर्ड है सेक्युलर। तो सेक्युलर का मतलब जो है वो ये है कि जो इंडियन पॉलिटी है उसमें सभी रिलीजन्स जो हैं इस कंट्री में उनको सेम स्टेटस है और सेम सपोर्ट दिया जाता है स्टेट से। यानी कि कोई भी रिलीजन के बीच में हम डिफरेंस नहीं करते हैं। साथ ही साथ ये भी यहाँ पे जान लीजिए कि जैसा आपको पहले भी बताया था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये वर्ड जो है इंडियन प्रियम्बल में ऐड किया गया था। 3 वर्ड इस ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। ये तीनों वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। अब आते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट वर्ड की, जो कि हमारा प्रियम्बल बोलता है इंडियन पॉलिटी के बारे में। वो बोलता है इंडियन पॉलिटी जो है वो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉलिटी है वो बेस्ड है डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवर्निटी पे। डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवर्निटी क्या होती है कि यहाँ पे जो सुप्रीम पावर है वो पजेस करते हैं पीपल ऑफ द इंडिया। तो जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है इंडिया की वो बेस्ड है लोगों की पावर के ऊपर। वहीं डेमोक्रेसी जो होती है ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि 2 टाइप की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो होती है वो जैसे स्विट्ज़रलैंड में है, वहाँ पे क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली एक्सरसाइज करते हैं अपनी सुप्रीम पावर। और ये कैसे करते हैं? ये इनके भी 4 तरीके होते हैं, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। इन 4 तरीकों से वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में एक्ट करते हैं। वही इंडिया में जो डेमोक्रेसी है उसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग जो होते हैं, जो पीपल होते हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और वो फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, जैसे हमारे केस में एमएलए होते हैं, एमपीज होते हैं, ये जो होते हैं ये जो सुप्रीम पावर को लोगों के बिहाफ पे एग्जीक्यूट करते हैं। और ये जो इस टाइप की डेमोक्रेसी होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये भी इसको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और ये भी 2 टाइप की होती है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। जो इंडिया में है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जो यूएस में है वो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलता है जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसमें एग्जीक्यूटिव होता है रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल इट्स पॉलिसी एंड एक्शंस। और यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होती है, पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं, रूल ऑफ लॉ होता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होती है। वहीं ये भी बात ध्यान देने वाली है कि जो डेमोक्रेटिक वर्ड यूज़ किया गया है प्रियम्बल में, उसका मतलब सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ही नहीं है बल्कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी इसी का पार्ट है। और जो फिफ्थ नेचर है इंडियन पॉलिटी का वो है रिपब्लिक। मतलब जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है इंडिया की वो भी 2 टाइप की होती है डेमोक्रेटिक पॉलिटी। वो होती है मोनार्की और रिपब्लिक। जो इंडिया में है वो रिपब्लिक है, जो यूके में है वो मोनार्की है। मोनार्की में क्या होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो किंग होता है या क्वीन होता है, जो कि एक हेरिडिटी पोजीशन होती है, जो कि एक फैमिली में ही ट्रैवल करती है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में है। वहीं रिपब्लिक जो होता है वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो इलेक्ट किया जाता है, चाहे तो वो डायरेक्टली इलेक्ट होता है जैसे कि यूएसए में होता है, और कई जगहों में इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है जैसे कि इंडिया में होता है। इंडिया में जो रिपब्लिक वर्ड यूज़ किया गया है प्रेम्बल में, इसका मतलब ये है कि इंडिया का जो हेड है वो इलेक्टेड हेड है और उसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट। और ये इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं फॉर अ फिक्स्ड 5 ईयर पीरियड। आइए अब हम समझ लेते हैं कि इंडियन प्रियम्बल के हिसाब से इंडियन पॉलिटी के जो 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं। वो हमने पहले भी बताए थे, वो थे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो आखिर जस्टिस जो वर्ड यूज़ किया गया है उसका क्या मतलब है? तो जस्टिस जो है, जो प्रियम्बल में इस्तेमाल किया गया है, वो 3 टाइप्स का जस्टिस की बात करता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और ये कैसे सिक्योर किए जाते हैं? थ्रू फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। जो सोशल जस्टिस कहता है वो ये कहता है कि जो सारे सिटीजन्स हैं कंट्री के, उनको सोशली उनके बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स।
और इसका मतलब ये होता है कि सोसाइटी के किसी भी सेक्शन को कोई खास प्रिविलेजेस नहीं दी जाएंगी। वहीं इकोनॉमिक जस्टिस की बात करें तो वो कहता है कि लोगों के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। मतलब कोई ऐसा प्रिविलेज नहीं दी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ इनकम या प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसी को जो इकोनॉमिक जस्टिस होता है और सोशल जस्टिस होता है, इन दोनों को कंबाइन करें तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी बोलते हैं। वहीं पॉलिटिकल जस्टिस की बात करें तो इंडिया में जो है वो सभी को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं और इक्वल एक्सेस टू पॉलिटिकल ऑफिसेज हैं और सभी को गवर्नमेंट में इक्वल वॉइस है। तो आइडियल्स जो हैं इंडियन जस्टिस के वो कौन कौन से हैं? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये तीन आपको याद होने चाहिए। और ये तीनों आइडियल्स ऑफ जस्टिस जो हैं वो प्रियम्बल में जो लिए गए हैं वो कहाँ से बोरो किए गए हैं? फ्रॉम रशियन रिवॉल्यूशन 1917। ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा जा चुका है और आगे भी हजारों बार पूछा जाएगा कि आइडियल्स ऑफ जस्टिस जो है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, वो कहाँ से लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं रशियन रिवॉल्यूशन से। अब हम आ जाते हैं जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो प्रियम्बल बताता है, वो है लिबर्टी। तो लिबर्टी क्या है? लिबर्टी ये है कि लोगों के ऊपर कोई भी रेस्ट्रेंट नहीं है उनको अपनी पर्सनालिटीज डेवलप करने के लिए या कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ पाने के लिए या अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। तो प्रियम्बल जो इंडिया का है वो कैसे लिबर्टी, क्या क्या लिबर्टी देता है? वो लिबर्टी ऑफ थॉट देता है, एक्सप्रेशन देता है, बिलीफ देता है, फेथ देता है, वर्शिप देता है। और ये कैसे दी जाती है? थ्रू फंडामेंटल राइट्स जो कि एनफोर्सेबल है कोर्ट ऑफ लॉ में। साथ ही साथ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि लिबर्टी का मतलब ये नहीं, लाइसेंस नहीं है कि आप जो मन चाहे वो करें। इसका मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो लिमिटेशंस लगाता है उसके भीतर आप कुछ भी कर सकते हैं इंडिया में, उसकी लिबर्टी है। तो कहने का मतलब ये है जो प्रियम्बल जो लिबर्टी की बात करता है वो लिबर्टी जो है क्वालिफाइड लिबर्टी है, ना कि एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब जो मन चाहे वो करो, ये क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड मतलब विद इन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही आपके अंदर सारी लिबर्टीज की दी गई हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो लिबर्टी वर्ड यूज़ किया गया है वो एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड लिबर्टी है। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी ऑफ फ्रेटर्निटी, इक्वल लिबर्टी तो हमने कवर कर लिया है, इक्वालिटी ऑफ फ्रेटर्निटी आगे कवर करेंगे। ये तीनों आइडियल्स जो हैं प्रियम्बल में वो लिए गए हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। जैसे रशियन रिवॉल्यूशन से लिए गए थे, जैसे हमने पीछे बताया, वैसे ही यहाँ पे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए गए हैं वो है लिबर्टी, इक्वालिटी ऑफ फ्रेटर्निटी। ये क्वेश्चन भी अमूमन पूछा ही जाता है, आपको याद होना चाहिए। अब जो टर्म है इक्वालिटी प्रियम्बल में जो यूज़ हुई है, इक्वालिटी का मतलब है कि कोई भी एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, मतलब कोई भी प्रिविलेज ना देना कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, और सभी को एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ देना विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जो प्रियम्बल बोलता है कि इंडिया के सिटीजन्स को इक्वालिटी ऑफ स्टेटस दी जाएगी और साथ ही साथ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी। और ये जो प्रोविज़न है उसमें इक्वालिटी की 3 डायमेंशंस को कवर करता है: सिविक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। अब आ जाते हैं हम फोर्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रियम्बल, जो कि है फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी मींस सेंस ऑफ ब्रदरहुड। और जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट कैसे करता है फीलिंग ऑफ फ्रैटर्निटी? बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। इसी के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आर्टिकल 51A भी कहता है कि इंडिया के सिटीजन्स की ड्यूटी है टू प्रमोट हार्मोनी और साथ ही साथ स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल्स ऑफ इंडिया। तो जो प्रियम्बल डिक्लेयर करता है फ्रेटर्निटी को, वो एश्योर करता है, क्या चीज़ें एश्योर करता है? डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और जो ये इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किया गया है, जैसे हमने पहले भी बताया था, वो इंटीग्रिटी वर्ड जो है यहाँ पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किया गया था। ये अमेंडमेंट क्यों हुई थी और क्या है ये अमेंडमेंट, ये भी हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। सिग्निफिकेंस क्या है प्रियम्बल की? तो पहली सिग्निफिकेंस ये है कि प्रियम्बल एम्बॉडीज द बेसिक फिलॉसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज, पॉलिटिकल, मॉरल एंड रिलीजियस, ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। मतलब
कॉन्स्टिट्यूशन जिन वैल्यूज़ पे बना हुआ है वही फिलॉसफी और वही वैल्यूज़ को प्रिएम्बल बताता है। दूसरा, जो प्रिएम्बल है वो कंटेन करता है नोबल ग्रैंड एंड नोबल विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और रिफ्लेक्ट करता है ड्रीम एंड एस्पिरेशंस ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, ये सारे टर्म्स एज इट इज़ क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए ये मैं पढ़ भी रहा हूँ और आपको ये याद भी करने पड़ेंगे। अब आ जाते हैं तीसरा पॉइंट पे कि अकॉर्डिंग टू के एम मुंशी कौन थे? ये एक मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और उन्होंने प्रिएम्बल को कहा था हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उन्होंने हमारी जो पॉलिटी थी उसका हॉरोस्कोप कहा था प्रिएम्बल को। तो ये क्वेश्चंस एज इट इज़ उठा लिए जाते हैं। फिर आ जाते हैं कि पंडित ठाकुर दास भार्गव, ये भी दूसरे मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और उन्होंने ये कह के इम्पोर्टेंस बताई थी प्रिएम्बल की। क्या कहा था उन्होंने? प्रिएम्बल इज़ द मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे प्रीशियस पार्ट है ये। इट इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या कहा था? ये सोल है, आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन की। इट इज़ द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ द ज्वेल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको ज्वेल तक कह दिया था। इट इज़ अ प्रॉपर यार्ड स्टिक विद वन विथ विच वन कैन मेजर द वर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को वर्थ मेजर करने की जो यार्ड स्टिक है वो है प्रिएम्बल। ये किसने कहा था? ये पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। ऐसे ही सर अर्नेस्ट बार्कर थे। ये कौन थे? ये एक डिस्टिंग्विश्ड पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, और इन्होंने जो ट्रिब्यूट दिया था ऑथर्स ऑफ प्रिएम्बल को, वो ये कह के दिया था कि प्रिएम्बल को इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था? एज द की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का की नोट है। ये किसने कहा था? अर्नेस्ट बार्कर ने। उसके बाद आए थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम हिदायतुल्ला, और उन्होंने प्रिएम्बल को क्या बोला? प्रिएम्बल के बारे में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रिएम्बल रिजेंबल्स द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब प्रिएम्बल की इंपॉर्टेंस इतनी है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशन थी उतनी ही इम्पोर्टेंट हमारे प्रिएम्बल की है। और उस यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा बट इट इज़ मोर देन द डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन से भी इम्पोर्टेंट है। इट इज़ सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सोल है विच लेज डाउन द पैटर्न ऑफ आवर पॉलिटिकल सोसाइटी। मतलब हमारी जो पॉलिटिकल सोसाइटी का जो पैटर्न है, जो बेसिस है, जो नींव है, वो प्रिएम्बल सेट करती है। इट कंटेन्स अ सोलम रिजॉल्व विच नथिंग बट अ रिवोल्यूशन कैन ऑल्टर। तो ये जो था, ये सारे वर्ड्स एज इट इज़ कई बार एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं कि की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा? 4 नाम दे देगा और आपसे पूछेगा, तो आंसर क्या होगा? अर्नेस्ट पार्कर। या फिर पूछेगा आपको कि इट प्रिएम्बल रिजेंबल्स द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बट इज़ मोर देन अ डिक्लेरेशन। ये किसने कहा था? फिर 4 नाम दे देगा। आंसर क्या होगा? एम हिदायतुल्ला, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ऐसे आपको ये सारे याद रखने पड़ेंगे। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि काफ़ी समय तक ये एक क्वेश्चन बना रहा कि प्रिएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या एक प्रीफेस है, या पार्ट नहीं है, कहने का मतलब। तो अब क्या हुआ कि इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई कि प्रिएम्बल पार्ट है, पार्ट नहीं है। तो सबसे पहले इस कंट्रोवर्सी को सेटल किया गया बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 1960 में। एक बेरूबरी यूनियन केस हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूँ। कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रिएम्बल शोज द जनरल पर्पसेस बिहाइंड द सेवरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के कई सारे स्पेशल प्रोविजंस के पीछे का जो जनरल पर्पस था वो प्रिएम्बल बताता है। एंड द इज दस अ की टू द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये की था उनके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के माइंड में। फर्दर, where the terms used in any article are ambiguous or capable of more than one meaning, some assistance at interpretation may be taken from the objectives enshrined in the preamble। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में? कि कुछ ऐसी टर्म्स हैं या कुछ आर्टिकल्स में जो कि बहुत एम्बिगुअस हैं या जिनके दो एक से ज़्यादा मीनिंग निकलते हैं, वहाँ पे भी जो है मीनिंग जो लिया जा सकता है या इंटरप्रिटेशन जो ली जा सकती है वो
प्रिएम्बल्स में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बेसिस पे ली जा सकती है। और ऑब्जेक्टिव्स जो हमने बताए थे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रिएम्बल में? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। तो इनको ध्यान में रखते हुए ही आर्टिकल बनाए गए हैं, ये उनका कहना था। इतने सब कहने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा कि जो प्रिएम्बल है वो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये किसने कहा था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था, बेरीबरी यूनियन केस में कहा था 1960 में, कि प्रिएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि नेक्स्ट जब सुप्रीम कोर्ट में एक और केस आया, 1973 की बात है। इस केस को हम डिटेल में आगे भी कवर करेंगे, क्योंकि ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों हुए थे केसेस, इनमें क्या हुआ था, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। बट एट द मोमेंट जो सेकंड केस गया सुप्रीम कोर्ट में रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट, वो था केशवानंदन भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया अपना ही पहले का ओपिनियन कि जो प्रिएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। मतलब रिजेक्ट किया मीन्स सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रिएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और it should be read and interpreted in the light of the grand and noble vision expressed in the preamble। मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम तभी पढ़ सकते हैं या इंटरप्रेट कर सकते हैं जबकि हम उसके जो प्रिएम्बल में दिए गए नोबल विजन्स हैं उनको दिमाग में रखें। और इन इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना ओपिनियन दिया कि जो प्रिएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। इसके बाद 1995 में LIC ऑफ इंडिया केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही अपना व्यू रखा कि जो प्रिएम्बल है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के कई सारे पार्ट्स हैं, क्या कितने पार्ट्स हैं, क्या क्या कहते हैं, वो सब तो हम आगे उसके ऊपर भी क्लास करेंगे। बट जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे पार्ट्स हैं, वैसे ही प्रिएम्बल जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इनैक्ट किया था। बट इन्होंने कब किया था? जब सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी बना चुके थे। तो इसका मेन रीज़न जो था इंसर्ट करने का प्रिएम्बल लास्ट में, वो ये था कि to ensure that it was in conformity with the constitution as adopted by the constituent assembly। मतलब जो प्रिएम्बल है वो मोर और लेस कॉन्फॉर्मिटी में रहे कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, और यही नहीं, जब प्रिएम्बल को फॉरवर्ड किया जा रहा था वोट्स के लिए, तब प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थे उन्होंने ये कहा था, द क्वेश्चन इज दैट द प्रिएम्बल स्टैंड्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द मोशन वॉज देन अडॉप्टेड। तो मोशन जो था तभी अडॉप्ट हुआ था जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट ने कहा था कि प्रिएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इसीलिए जो करंट में सुप्रीम कोर्ट का व्यू रहा है कि प्रिएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, वो कंसोनेंस में है इसी ओपिनियन के साथ जो कि हमारे फाउंडिंग फादर्स का था रिगार्डिंग प्रिएम्बल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज की डेट में इस पूरे बात को हम समअप करें तो सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबरी केस में तो कहा था कि ये पार्ट नहीं है, और उसके बाद केशवानंदन भारती केस, LIC केस और ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट केसेस में यही कहा कि प्रिएम्बल जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रिएम्बल क्या है, तो प्रिएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एट द मोमेंट सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है, तो एट द मोमेंट यही व्यू है। यहाँ पे आपको दो बातें याद रखने वाली है कि जैसे जो हमारा जो प्रिएम्बल है उस वो दैट इज़ नीदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर। ये लेजिस्लेचर को कोई सोर्स ऑफ पावर नहीं देता है, इससे कोई पावर जनरेट नहीं होती है या कोई अथॉरिटी नहीं देता है, नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। और वहीं ये लेजिस्लेचर की पावर्स के ऊपर कोई प्रोहिबिशन भी नहीं लगाता है। कहने का मतलब जो प्रिएम्बल जो है इट इज़ नीदर अ सोर्स ऑफ पावर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। वहीं दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है जो प्रिएम्बल इज नॉन जस्टिसेबल। ये आपको टर्म
याद रखनी पड़ेगी, जो प्रियम्बल है वो क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है। दैट इज इट्स प्रोविजंस आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट्स ऑफ लॉ। मतलब इसकी जो बातें कही गई हैं इसमें वो एनफोर्सेबल नहीं है इन कोर्ट्स ऑफ लॉ में। इसमें जैसे अब बात कही गई है इक्वालिटी की, अब इक्वालिटी की बात को हम कोर्ट में अगर हमें एनफोर्स करना है तो उसके लिए राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट है, इसके लिए वो उसके वॉयलेशन पे हम जा सकते हैं कोर्ट में, और उसके लिए कोर्ट जो है एनफोर्स करेगा। बट जो ऐसा जो उसमें बातें कही गई है वो कोर्ट्स ऑफ लॉ में जाके आप एनफोर्स नहीं करा सकते हैं। तो प्रियम्बल जो है नॉन जस्टिसिएबल है। ये दोनों बातें एग्जाम में एज इट इज उठा के कई बार पूछी जाती हैं, आपको ये पता होनी चाहिए। अब आते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में विद रिगार्ड टू प्रियम्बल, कि प्रियम्बल जो है वो अमेंड भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आपको ये तो पता है कि प्रियम्बल एक बार अमेंड हुआ है, जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने प्रियम्बल को अमेंड किया था, और उसमें 3 वर्ड्स ऐड किए थे। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड ऐड किए थे, ये आपको बताया था। तो यानी कि प्रियम्बल एक बार तो अमेंड हुआ है। अब जो फर्स्ट टाइम जो क्वेश्चन आया कि प्रियम्बल अमेंड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 क्या है? वो अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आर्टिकल 368 में प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, ये फर्स्ट टाइम आया इन हिस्टोरिक केशवानंदन भारती केस। जैसा मैंने पहले भी बताया, केशवानंदन भारती केस 1973 में वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये जो है सुप्रीम कोर्ट में तब ये मामला उठा कि जो प्रियम्बल है वो आखिर अमेंड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और ये उसमें अर्ज किया गया, रिक्वेस्ट की गई कि प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड एज इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा गया? प्रियम्बल जो है वो प्रीफेस है, पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए वो अमेंड नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ इसमें ये भी कंटेंट किया गया कि जो अमेंडिंग पावर है आर्टिकल 368 में, वो इस तरीके से इस्तेमाल नहीं की जा सकती कि वो डिस्ट्रॉय या डैमेज कर दे बेसिक एलिमेंट्स को, बेसिक स्ट्रक्चर को, या बेसिक एलिमेंट को, या फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कि प्रियम्बल में एंश्राइन किए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था, केशवानंदन भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि जो प्रियम्बल है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में बेरूबराई यूनियन केस में जो डिसीजन दिया था कि प्रियम्बल जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, उसको अब 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया था और कहा था कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इट कैन बी अमेंडेड, वो उसको अमेंड भी किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी कि नो अमेंडमेंट इज डन टू द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर्स को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया जा सकता है। ये फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की थी। कहने का मतलब ये है कि कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 368 है उसकी पावर्स यूज़ करके आप प्रियम्बल को अमेंड कर तो सकते हैं, बट जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, जो फंडामेंटल फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको ऑल्टर नहीं किया जा सकता। चाहे वो प्रियम्बल में है चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो ऑल्टर नहीं किए जा सकते हैं बाय एनी अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। और ये तो आपको बताया ही है हमने कि प्रियम्बल आज तक एक ही बार अमेंड हुआ है 1976 में बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसने 3 वर्ड्स जोड़े थे प्रियम्बल में। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। और ये अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड घोषित किया था। वहीं आपको ये भी याद रखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी के बारे में जो कहा था कॉन्स्टिट्यूशन की, वो फर्स्ट टाइम कहा था केशवानंदन भारती केस, केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे कि एमर्जेंस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी।
मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, वो कैसे इमर्ज हुई और क्या है ये बहुत से स्टूडेंट्स को मल्टीपल रीडिंग्स के बाद भी समझ नहीं आती है। तो इसलिए हम इसको इसको धीरे करेंगे और साथ ही साथ डीप भी करेंगे, ताकि एक बार हम समझ लें तो हमें आगे कभी भी दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, इस टॉपिक को समझने से पहले थोड़ा सा हम इसका ब्रीफ बताते हैं कि आखिर फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। तो पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। इसमें आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो इतने फंडामेंटल नेचर या इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं दैट इट कैन नॉट बी curtailed or undermined at any cost except in exceptional circumstances। तो जो ये फंडामेंटल राइट होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। वहीं थोड़ा सा हम आर्टिकल 13 को भी समझते हैं। तो आर्टिकल 13 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनकी सुप्रीमेसी है ओवर एनी अदर लॉ। किसी भी और लॉ के ऊपर इनकी सुप्रीमेसी है अगर कोई और लॉ और फंडामेंटल राइट्स में इनकंसिस्टेंसी हो रही है। तो कौन सा बात मानी जाएगी? तो फंडामेंटल राइट्स वाली बात मानी जाएगी। और आर्टिकल 13 जो है वो प्रिवेंट करता है लेजिस्लेचर को ऐसे कोई भी लॉ बनाने से जो कि कॉन्ट्रावेंशन में हो पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और आर्टिकल 13 जो है वो पावर देता है कि कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले कोई भी ऐसा लॉ था, उसको भी ये अगर वो इनकंसिस्टेंट हो फंडामेंटल राइट से तो उसको भी ये नल एंड वॉइड करने की पावर देता है अगर वो इनकंसिस्टेंट हो। और साथ ही साथ ये रिव्यू भी करने की पावर देता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और साथ ही साथ एग्जिस्टिंग लॉज को। तो एक तरह से ये पावर देता है जुडिशरी को जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है वो हम आगे कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 13 जो है वो कहता है कि कोई भी लॉ जो है इनफोर्स, वो जो होता है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल के साथ। और कोई भी लॉ जो बनाया जा रहा है वो भी इन कंसोनेंस होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स से। अगर कोई लॉ जो कि फोर्स में है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बिफोर दिस कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा लागू होने से पहले अगर कोई भी लॉ जो चला आ रहा है वो भी इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से, तो वो भी नल एंड वॉइड हो जाएगा, जैसा हमने आपको पहले भी बताया। तो ये क्वेश्चन कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो अमेंड किए जा सकते हैं बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट्स अमेंड किए जा सकते हैं, ये आ गया सुप्रीम कोर्ट के सामने विद इन अ ईयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कमिंग इनटू फोर्स। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के एक साल के अंदर ही ये क्वेश्चन खड़ा हो गया सुप्रीम कोर्ट के सामने। कौन से केस में हुआ? ये आया शंकरी प्रसाद देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो जिसमें कि फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन 1951 को चैलेंज किया गया। और इसमें कहा गया कि ये जो है फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज कर रही है, मतलब ले रही है, और इसलिए ये वैलिड नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने उस समय इस कंटेंशन को रिजेक्ट किया और कहा कि जो वो टर्म यूज़ की गई है लॉ अंडर आर्टिकल 13(2) वो इंक्लूड नहीं करती है अमेंडमेंट्स मेड बाय द पार्लियामेंट। मतलब अगर पार्लियामेंट अमेंड करेगी तो पार्लियामेंट जो है वो कोई भी फंडामेंटल राइट को अब्रिज कर सकती है। यहाँ पे आपको बता दें कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसने कर्टेल की थी राइट टू प्रॉपर्टी, और इसी कारण से ये शंकरी प्रसाद केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पावर जो है पार्लियामेंट की अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन की अंडर आर्टिकल 368, वो इंक्लूड करती है पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। ये कब कहा सुप्रीम कोर्ट ने? इन शंकरी प्रसाद देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि शंकरी प्रसाद केस में 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो पार्लियामेंट है वो आर्टिकल 368 में जो है वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है।
इसके बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट केस था वो था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो सुप्रीम कोर्ट में आया 1967 में। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो शंकर प्रसाद देव वाले केस में कहा था उसका स्टैंड को रिवर्स कर दिया और कहा जो पार्लियामेंट है वो इट कैन नॉट कर्टेल एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए हैं उनको पार्लियामेंट कर्टेल नहीं कर सकती है। एक 17th अमेंडमेंट एक्ट आई थी 1964 में, उसने क्या किया था, कुछ स्टेट एक्ट्स को 9th शेड्यूल में डाल दिया था और यही जो है चैलेंज हुआ था सुप्रीम कोर्ट में गोलकनाथ केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ट्रांसीडेंटल और इम्यूटेबल पोजीशन के हैं और इसीलिए पार्लियामेंट जो है उनको अब्रिज नहीं कर सकती, टेक अवे नहीं कर सकती, इन राइट्स को छीन नहीं सकती। और इनफैक्ट इस कैटेगोरिकली सुप्रीम कोर्ट का कहना था जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो भी एक लॉ होता है विद इन द आर्टिकल 13 और इसीलिए जो अगर ये वॉइड होगा, अगर ये वॉयलेट करेगा फंडामेंटल राइट को तो ये भी वॉइड होगा। मतलब अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करेगा तो वो भी नल एंड वॉइड हो जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा गोलकनाथ केस, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में 1967 में। ये आपको याद रखना चाहिए। जो बेसिक पर्पस था 24th अमेंडमेंट एक्ट का वो था कि आर्टिकल 368 को अमेंड करना इस तरीके से कि पार्लियामेंट हैज़ पावर टू अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रोविजन को अमेंड कर सकती है इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। और इसके अमेंडिंग प्रोविजंस को ये जो है जुडिशियल रिव्यू के स्कोप से भी बाहर कर दिया गया कोर्ट्स के, ताकि सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो इस बारे में कोई टिप्पणी या कोई भी बात ना कह सके जैसे कि गोलकनाथ केस में कही थी। तो 24th अमेंडमेंट एक्ट ने आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को अमेंड किया और इसमें ये कहा गया आर्टिकल 13 में कि जो आर्टिकल 368 में अमेंडिंग पावर है वो विद इन द मीनिंग ऑफ लॉ नहीं है। वर्ड जो लॉ यूज़ किया गया आर्टिकल 13 में उसमें वो नहीं आता है और इसीलिए ये जो है पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को भी। तो ये आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से पता होना चाहिए कि 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में क्या क्या कहा गया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जाहिर सी बात है कि ये मैटर भी फिर से कोर्ट में जाना था। तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस में जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। 71 में हुई 24th अमेंडमेंट एक्ट। अब इसके बाद ये चैलेंज हुई केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला और इसी केस में जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है वो दी सुप्रीम कोर्ट ने। अब इसमें क्या हुआ कि ये चैलेंज किया गया कि जो 24th अमेंडमेंट एक्ट है वो गलत है, क्योंकि जो गोलकनाथ केस में कहा गया था उसी को ओवर रूल कर दिया गया 24th अमेंडमेंट एक्ट में। तब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1973 में केशवानंदन भारती केस में कि जो 24th अमेंडमेंट एक्ट है वो वैलिड है, इसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड किया और पार्लियामेंट जो है वो चाहे तो ये मतलब ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि पार्लियामेंट इज़ एम्पावर्ड कि वो कोई भी फंडामेंटल राइट को ले सकती है। बट साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट है उसने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसी समय लाए और उसने कहा कि जो पार्लियामेंट की पावर है अंडर आर्टिकल 368 वो उसको अमेंडिंग पावर तो देती है फंडामेंटल राइट्स की, बट वो इसको पावर नहीं देती है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस को ऑल्टर करे। कहने का ये मतलब है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो गवर्नमेंट है या पार्लियामेंट जो है वो अमेंड तो कर सकती है, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 को भी अमेंड कर सकती है, बट अगर वो ऐसी अमेंडमेंट करती है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट करे तो ऐसी अमेंडमेंट को इनवैलिडेट कर देगी, इनवैलिडेट रहेगी वो ऐसी अमेंडमेंट, क्योंकि वो जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ऑल्टर नहीं कर सकती है पार्लियामेंट। और यही थी नींव बेसिक
स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की जो कि आज तक चली आ रही है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है केशवानंदन भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी कौन से केस में दी थी। ये सब जो है कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो है केशवानंदन भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, वो 1973 का केस आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। आइए अब देखते हैं कि इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975 क्या था। तो अब हो गई, केशवानंदन भारती केस हो गया। अब इंदिरा गांधी फिर से पिक्चर में आ गई। आपको पता है वो कितनी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थी उस समय। तो उन्होंने एक 39th अमेंडमेंट एक्ट लेके आई 1975 में, और उसने कहा कि जो इलेक्शन डिस्प्यूट्स हैं प्राइम मिनिस्टर को इन्वॉल्व करते हैं, मतलब ऐसे इलेक्शन डिस्प्यूट जिसमें प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व हो या स्पीकर ऑफ लोकसभा इन्वॉल्व हो, वो जो है वो आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ ऑल कोर्ट्स हैं। कोई भी कोर्ट जो है उसको एंटरटेन नहीं कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जजमेंट आने वाला था उस समय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के खिलाफ। तो उन्होंने ये 39th अमेंडमेंट एक्ट को इनेक्ट किया। अब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उस समय जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को साइट करते हुए कहा कि जो ये इंदिरा गांधी केस यानी कि 39th अमेंडमेंट एक्ट में जो कहा गया है ये बियॉन्ड द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट ये सब अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। दिस इज बियॉन्ड द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। क्यों? क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करती है। ये जो 39th अमेंडमेंट एक्ट है वो बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर करती है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को अपहेल्ड किया इन इंदिरा गांधी केस 1975। अच्छा, यहाँ पे आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी केसेस हैं इंक्लूडिंग अमेंडमेंट एक्ट्स, इनकी क्रोनोलॉजी भी कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है कि भाई 24th आई, फिर उसके बाद कौन सा केस आया, केशवानंदन भारती आया, फिर 39th आई, फिर इंदिरा गांधी केस आया, इनको सबको अरेंज करो। तो ये आपको क्रोनोलॉजिकली पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो की थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। अब इंदिरा गांधी केस में 1975 में आ गया था, बेसिक स्ट्रक्चर को अपहेल्ड कर दिया था इंदिरा गांधी वाली 39th अमेंडमेंट एक्ट को नल एंड वॉइड कर दिया था। तो इसीलिए अब इंदिरा गांधी उस समय इतनी पावरफुल थी, उन्होंने वो कहाँ रुकने वाली थी, उन्होंने एक 42nd अमेंडमेंट एक्ट लेके आई 1976 में। इस 42nd अमेंडमेंट एक्ट को इतना कॉम्प्रिहेंसिव माना जाता है या इतना इसने ऑल्टर किया कॉन्स्टिट्यूशन को कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का भी नाम दिया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में पहली जो इम्पोर्टेंट बात थी, उसने आर्टिकल 368 को अमेंड किया और कहा कि जो पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर है अंडर आर्टिकल 368, इसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब पार्लियामेंट चाहे तो कुछ भी अमेंड कर सकती है, कितना भी अमेंड कर सकती है, और ये जो अमेंडमेंट होगी ये किसी भी कोर्ट में, किसी भी ग्राउंड में, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रावेंशन टू द फंडामेंटल राइट्स, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ये सबसे पहली इसमें जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट लेके आए थे वो ये बात थी। फिर उसके साथ कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। उसमें ये था कि इसने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीज़न लेके आए, साथ ही साथ सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, जैसा कि हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था, ये तीनों वर्ड्स प्रिएम्बल में ऐड किए। साथ ही साथ जो है इसने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ऑल्टर करने का अटेम्प्ट किया, और इसने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की पावर को भी रिड्यूस करने की अटेम्प्ट्स थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। तो ये आपको डिटेल में हम फ्यूचर में भी कवर करेंगे। एट द मोमेंट आप इतना ही ध्यान रखिए कि आर्टिकल 368 को इसमें इसमें ये अमेंड करते हुए ये कहा था कि कोई लिमिटेशन नहीं होगी पार्लियामेंट की पावर में, कि वो कुछ भी अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता है। इसके बाद हम आ जाते हैं मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो कि आया था 1980 में। इसमें जो डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको लैंडमार्क डिसीजन कहा गया, और इस डिसीजन ने इवॉल्व किया बेसिक
स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन को, मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन जो कही गई थी केशवानंदन भारती केस में, वो मिनर्वा मिल केस में उसको और भी इवॉल्व किया गया। मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन दी रिगार्डिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन। कोर्ट ने रूल किया कि जो पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर है वो जो है वो लिमिटेड, इट इज़ लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, कॉन्स्टिट्यूशन ही उसको लिमिट करता है। और पार्लियामेंट ने जो है वो ऐसी कैन नॉट एक्सरसाइज दिस अनलिमिटेड पावर इन एन टू ग्रांट इटसेल्फ एन अनलिमिटेड पावर। कहने का मतलब ये है कि जो ये लिमिटेड पावर दी गई है आर्टिकल 368 में, पार्लियामेंट उसको अनलिमिटेड पावर नहीं बना सकती है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कहा कि जो पार्लियामेंट की पावर है अमेंड करने की आर्टिकल 368 में, इट इज़ नॉट अ पावर टू डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय करने की पावर नहीं है ये। और इसीलिए पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है, ऐसा भी इस जजमेंट में कहा गया। और इस जजमेंट ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट के क्लॉज नंबर 4 और क्लॉज नंबर 5 दोनों को स्ट्रक डाउन कर दिया। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, और जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने जुडिशियल रिव्यू को कर्टेल करने की कोशिश की थी, उस प्रोविज़न को सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा जो कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को लिमिटेड अमेंडिंग पावर दी है, और पार्लियामेंट इस लिमिटेड अमेंडिंग पावर को एनलार्ज करके एब्सोल्यूट पावर में कन्वर्ट नहीं कर सकती है। तो आज की डेट में जो पोजीशन है वो ये पोजीशन है कि पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कुछ भी अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स, बट वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ऑल्टर नहीं कर सकती है। वहीं आपको ये भी याद रखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज तक डिफाइन नहीं किया है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बट सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट से बेसिक स्ट्रक्चर को के बारे में पता चलता है कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिक स्ट्रक्चर का एलिमेंट है, साथ ही साथ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक एलिमेंट है, वहीं सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक एलिमेंट है, वेलफेयर स्टेट जो है वो एक एलिमेंट है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन एक एलिमेंट है, और पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, 136, 141, 142 जो है वो भी एक एलिमेंट है। ऐसे कई सारे एलिमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स जो टाइम टू टाइम आते हैं उनको पढ़ के पता चलते हैं, बट आज तक सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को एज सच डेफिनेशन नहीं दी है। तो दोस्तों ये थी हमारी इस सीरीज़ में पहला चैप्टर कि प्रिएम्बल क्या है, और क्या प्रिएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, और बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रीन है वो कैसे इवॉल्व की और क्या है वो डॉक्ट्रीन। तो वी होप कि आपको ये समझ आया होगा और ये कितना इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में, वो हम आगे क्वेश्चंस लेते हैं कुछ जो पिछले एग्ज़ाम्स में आए हैं, उसको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो हमने आपको आज पढ़ाया है वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। या साथ ही साथ आपको चाहे ये थोड़ा सा डीप हमें जाना पड़ा इसमें, लेकिन पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है कि थोड़ा डीप जाना ही पड़ता है अगर आपको सारे के सारे पॉलिटी के क्वेश्चंस सही करने हैं, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब जैसे आपको क्रोनोलॉजी मैंने आपको बताई कि आपको आनी ही चाहिए क्रोनोलॉजी में, कि भाई सबसे पहले कौन सा एक्ट आया, फिर उसके बाद आपका मिनर्वा मिल केस कब आया, फिर गोलकनाथ केस कब आया, फिर केशवानंदन भारती केस कब आया, तो इनकी क्रोनोलॉजी या 24th अमेंडमेंट एक्ट के बाद कौन सा केस आया, और केशवानंदन भारती केस ने कौन से अमेंडमेंट एक्ट को उसमें चैलेंज हुआ, वैसे ही 39th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो मिनर्वा मिल में चैलेंज हुआ। ऐसे क्वेश्चंस आपको बार बार पूछे जाएंगे इधर उधर थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके, तो आपको ये डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आपको ये थोड़ा सा टेक्निकल ज़रूर हुआ था बीच में, बट ये इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो पिछले सालों में सिविल्स में और यूपीएससी के दूसरे एग्जाम्स में पूछे गए इन्हीं टॉपिक से, जिससे आपके दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए कि भाई ये टॉपिक पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और जो हमने पढ़ाया है उससे ये कवर होता है या नहीं होता है। तो आइए अब हम कुछ पुराने क्वेश्चंस देख लेते हैं।
तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2020 में, बहुत पुराना नहीं है, 2 साल पुराना ही है। द preamble to the Constitution of India is a part of the Constitution but has no legal effect. B. Not a part of the Constitution and has no legal effect either. C. A part of the Constitution and has the same legal effect as any other part. D. A part of the Constitution but has no legal effect independently of other parts. देखिए, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले तो यूपीएससी का कोई भी क्वेश्चन आया तो उसको 2 बार पढ़िए, ठीक है। अब देखिए कितना आसान है, फिर भी कितना कॉम्प्लेक्स लगता है। अब जैसे हमने पढ़ा था कि प्रिएम्बल इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था, ठीक है ना। तो अब ए जो है वो बोल रहा है ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बी यानी बी तो गलत हो गया, अब बचा ए सी डी। अब दूसरी बात जो हमने पढ़ी थी, याद रखने वाली, मैंने आपको बोली भी थी कि प्रिएम्बल जो है नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल मतलब इसका लीगल इफेक्ट नहीं है, मतलब इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इसका लीगल इफेक्ट नहीं है इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पार्ट्स। मतलब ये जो आंसर होगा वो डी होगा। नो लीगल इफेक्ट तो है बट इसका नो लीगल इफेक्ट तब है जबकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पार्ट्स। अगर दूसरे पार्ट्स को नेग्लेक्ट करते हुए इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। अदरवाइज देखिए, अगर फंडामेंटल राइट्स के साथ इसको जोड़ दिया जाए, जैसे ये बोलता है इक्वलिटी की बात करता है प्रिएम्बल, अगर हम उसको जोड़ दें फंडामेंटल राइट्स के साथ तो वो इन्फोर्सेबल है। तो वही जो डी पार्ट है वो बोल रहा है कि अगर हम बाकी पार्ट्स को इग्नोर कर दें तब इसका लीगल इफेक्ट नहीं है। तो ये बिल्कुल सही बात है, तो आंसर हो जाएगा डी। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो कि सिविल सर्विस एग्जाम 2017 का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रिएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन से ऑब्जेक्टिव्स एम्बॉडीड नहीं है? नंबर 1 लिबर्टी ऑफ थॉट, बी इकोनॉमिक लिबर्टी, सी लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, डी लिबर्टी ऑफ बिलीफ। तो हमने बताया था लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ ये सब तो है। इकोनॉमिक लिबर्टी जो है इसके बारे में जो है प्रिएम्बल बात नहीं करता है, तो आंसर हो जाएगा बी। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रिएम्बल है वो बात करता है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। कौन कौन सी? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इन 5 की बात करता है। और इकोनॉमिक लिबर्टी जो है इसके बारे में कुछ नहीं कहते, तो आंसर हो जाएगा बी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ये भी सिविल सर्विस एग्जाम 2017 में पूछा गया है। देखिए, प्रिएम्बल से देख रहे हैं आप कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन है द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? जो माइंड था वो किस में रिफ्लेक्ट होता है? ए फंडामेंटल ड्यूटीज, बी फंडामेंटल राइट्स, सी द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डी प्रिएम्बल। अब देखिए, इतना सब हमने बताया था सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कि पलकी वाला ने ये कहा ये सोल है, किसी ने कहा कि ये की नोट है, किसी ने कहा कि ये तो ज्वेल है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो जो ये माइंड था मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है? वो प्रिएम्बल में करता है। कितना आसान क्वेश्चन है, अगर हम थोड़ा भी डीप पढ़ें तो कितना आसानी से हम इसको पास कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये भी सिविल सर्विसेज एग्जाम में पूछा गया है। द वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर वर एडेड टू द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय ए 38th अमेंडमेंट, बी 39th अमेंडमेंट, सी 40th अमेंडमेंट, डी 42nd अमेंडमेंट। तो ये तो हमने अपनी वीडियो में कम से कम 10 बार रिपीट किया होगा कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने 3 वर्ड्स ऐड किए थे। क्या क्या ऐड किए थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये अमूमन हर दूसरे साल क्वेश्चन रिपीट होता है कि इंटीग्रिटी कब, कौन सी अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था। कभी सेक्युलर के लिए पूछ लेगा, कभी सोशलिस्ट के लिए पूछ लेगा। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट को भी हमने बहुत डिटेल में कवर किया है। हालांकि ये सेपरेट चैप्टर में भी आएगी, जब अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, बट एट द मोमेंट भी हमने
काफ़ी डिटेल में इसको कवर किया है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट क्या थी और उसने कैसे हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ऑल्टर करने की कोशिश की थी। कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, ये आपको सारा हमने डिटेल में बताया है। तो आंसर इस केस में हो जाएगा डी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट से सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड जो है वो हमारे प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐड किए गए थे। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल वाज बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। ये तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन है कि आइडिया ऑफ द प्रीएम्बल वाज बोरोड फ्रॉम ए ब्रिटिश, बी आयरिश, सी रशिया, डी यूएसए। तो ये तो हमने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले जो प्रीएम्बल का इस्तेमाल हुआ वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ और वहीं से देख के बहुत सारी कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया फिर उसके बाद, और इंडिया ने भी इसको अडॉप्ट किया। तो आंसर हो जाएगा डी, यूनाइटेड ऑफ स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जो आइडिया ऑफ प्रीएम्बल है हमने लिया था। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ये भी तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया था कि हु प्रिपेयर्ड द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसने प्रिपेयर किया था? ए बी आर अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद, डी महात्मा गांधी। अब दोस्तों देखिए, ये तो हमने अपनी वीडियो में क्लियरली बताया था कि ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो जो ये हमारा प्रीएम्बल है इसको ड्राफ्ट और मूव किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे से कंसेप्ट्स हैं और इसको थोड़ा सा भी डिटेल में पढ़ लो तो ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी से हो जाते हैं। मतलब ना पढ़ो तो बहुत टफ और पढ़ लो तो बहुत इजी। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा डीप भी पढ़ा है इस पूरे चैप्टर्स को, और आप भी इसको थोड़ा डीप पढ़िए। कई बार मोनोटोनस हो जाता है या आपको सुनने में मोनोटोनस लगेगा, या कई बार हम भी थोड़े से ज़्यादा डीप जाते हुए टेक्निकल हो जाते हैं, बट आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये जान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। और अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जान है तो मतलब गवर्नमेंट सर्विस में आपको आना है, तो गवर्नमेंट की जान है ये बेसिकली, तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन जो हैं जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन कह लो या कई बार पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, उनको थोड़ा सा पढ़ता हूँ और हाथ के हाथ आपको सॉल्व भी करके बताता हूँ जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है। जैसा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ए इक्वलिटी, बी लिबर्टी, सी सैंक्टिटी, डी जस्टिस। तो हमने क्या क्या आपको सारे वर्ड्स को डेफिनेशन बताइए। सैंक्टिटी उसमें कहीं नहीं था, तो आंसर हो जाएगा सैंक्टिटी। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, टिल नाउ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड हाउ मेनी टाइम्स। कितनी बार अमेंड किया गया है? ए नेवर, बी वंस, टू ट्वाइस, थ्री थ्राइस। तो जो आंसर हो जाएगा वंस, एक ही बार अमेंडमेंट करते हुए इसमें वर्ड जोड़ दिए गए, 3 वर्ड जोड़े गए। कौन कौन से? सॉवरिन, सोशल और इंटीग्रिटी। सॉवरिन, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, नॉट सोशल। ओके, तो ये हो गया। कुछ और क्वेश्चन भी ले लेते हैं। द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। किस कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और सॉवरेनिटी? तो बताइए, ये तो हमने आपको कई बार बताया कि ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और इसमें ऑप्शंस है, ए फ्रेंच रिवॉल्यूशन, बी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, सी यूएसएसआर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और डी यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइडियल्स जो है लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के लिए गए हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। चाहे आपको बहुत ही आसान है, आपको हमने कई बार बता दिया है ये, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डेराइव्स इट्स अल्टीमेट अथॉरिटी फ्रॉम ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सी पीपल ऑफ इंडिया, डी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये तो हमने पूरा डिटेल में कवर किया था कि जो प्रीएम्बल है वो 4 कंपोनेंट्स हैं। वो उन 4 कंपोनेंट्स बताता है प्रीएम्बल। उसमें सबसे पहला था सोर्स ऑफ अथॉरिटी। सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है? वो बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो है वो पीपल ऑफ इंडिया है। ये हमने आपको डिटेल में कवर किया, तो आंसर हो जाएगा पीपल ऑफ इंडिया। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आप भी रिफ़र कर सकते हैं
पुराने क्वेश्चंस और सारे के सारे आप सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट रह जाता है या आपको लगता है कि हमने कवर नहीं किया, तो हम आगे भी अपनी इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और पॉलिटी के कई सारे चैप्टर्स को लेके आते रहेंगे। और ख़ास करके जैसे ये बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी थी, ये बहुत लोगों को समझ नहीं आती। कई बार पढ़ लो, कितनी बुक से पढ़ लो, जितनी बुक से पढ़ोगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए हमने इसको सिंपल लैंग्वेज में लेके आए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। तो ये जो है आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आगे हम लेके आते रहेंगे, अपनी फीडबैक भी दें और साथ ही साथ कुछ आपकी क्वेरीज रह जाएं जो कि हमने ठीक से नहीं बताई है, तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और जहाँ तक बात है ये पीडीएफ देने की या ये पूरा का पूरा टॉपिक के नोट्स देने की, वो भी हम आपको कुछ ही दिनों में दे देंगे। तो अगर आपको ये पसंद आया है हमारे की ये जो पहल हमने की है इंडियन पॉलिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को पढ़ाने की, अगर आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। तभी हम इतनी मेहनत कर पाएंगे। अगर हमें अप्रिसिएशन मिलता रहे या फीडबैक मिलती रहे कि हम ठीक जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों।